हाँ ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों का क्या चल रहा था, लग्जेटिव कैथार्टिक्स चल रहा था ना। तो कल पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, 4 कैथार्टिक्स क्या होता है, लग्जेटिव क्या होते हैं और कितने तरह के लग्जेटिव होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं कल के, तो 4। कौन कौन से थे, एक तो पहला हमारा क्या था, नहीं मैग्नीशियम सल्फेट तो कंपाउंड था। अरे सैलाइन कैथार्टिक्स होता है और क्या था, बल्क फॉर्मिंग था, और क्या था बताओ, इरिटेंट्स थे और इमोलिएंट थे। ठीक है, 4 तरह के कैथार्टिक्स को कल हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम उनके कंपाउंड्स को देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लग्जेटिव के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उस पिछले वीडियो में हो गया था, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा कंपाउंड पढ़ते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, अब इसका सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसी तरीके से पेपर में लिखना है। पहले क्या होती है लग्जेटिव, क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर 1-2 कंपाउंड को हमें डिफाइन करना रहता है। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला तो क्या होगा, MgSO4.7H2O। ठीक है, MgSO4.7H2O। और फिर इसका दूसरा पॉइंट हमें लिखना रहता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग कितना होता है, 246.47। 246.47। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट सबसे ऊपर लिखते हैं। फिर हम इसका क्या लिखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgSO4 और इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, हाँ कार्बोनेट है, ठीक है, MgCO3 और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। तो H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, MgSO4 बन जाता है और प्लस H2 और CO3 बन जाता है। क्या बन जाता है, H2CO3 से क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और ये बाद में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्योंकि H2SO3 स्टेबल नहीं है, वो वाटर और H2 और CO2 में टूट जाता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा है MgCO3, ये पहला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा MgO भी है, ये एक और है .CaCO3, इसे कहते हैं क्या, डोलोमाइट। क्या कहते हैं इसको, डोलोमाइट। ये और होता है, क्या होता है, और। तो 12th से अब तो मेटलर्जी का चैप्टर हटा दिया गया है। जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ाते थे तो MgCO3.CaCO3 डोलोमाइट से हम क्या बनाते थे, ये और होता है। ठीक है, तो डोलोमाइट का रिएक्शन कराते हैं 2H2SO4। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, MgSO4, CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड 2H2O और 2CO2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, 2 बहुत होता है, एक लिखना होता है, जो तुम्हें समझ में आए उसको लिख दो। फिर हम लोग इसका पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज
ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये बाहर से देखने पर कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका कलर, ऑर्डर और टेस्ट और इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो पहले इसका क्या देखेंगे, कलर, फिर टेस्ट और फिर ऑर्डर, बेसिक 3 चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कलर, टेस्ट और ऑर्डर, और उसके बाद में क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो क्या है इसका कलर, कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा, देखने में एकदम वाइट दिखाई देगा। टेस्ट, टेस्टलेस होगा, कोई इसका टेस्ट, सैलाइन बिटर, हाँ सैलाइन बिटर होता है। सैलाइन बिटर। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। अब इसकी हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, मतलब किस में ये डिजॉल्व होगा, तो ये क्या होगा, ये वाटर में क्या होता है, फ्रीली डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वाटर और एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या कि एल्कोहल में क्या होता है, फ्रीली सॉल्युबल, मतलब बहुत आसानी से और तेज़ी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा, एल्कोहल में भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो इस तरीके से इसकी क्या डिफाइन करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसका हम क्या देखेंगे, इसका यूज़ देखते हैं फिर। ठीक है, चलो इसका देख लेते हैं यूज। ठीक है, देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज है नहीं इसमें। ठीक है, अब जिसका है उसका पढ़ लेंगे, नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या देखते हैं, यूजेस। तो पहला यूज तो पता ही है क्या है, क्या होता है ये, किसकी तरीके से काम करता है, सैलाइन कैथार्टिक्स के रूप में यूज करता है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एक्ट एज सैलाइन कैथार्टिक। सैलाइन कैथार्टिक बताए थे ना, क्या होता है कि मतलब ये क्या करते हैं, ये सैलाइन जो है वो जाके जुड़ जाता है किससे, स्टूल से जुड़ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, ढेर सारा पानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल कर जाता है। और हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होता है, सिग्नल जाता है ब्रेन को कि फुल हो चुकी है आपकी इंटेस्टाइन, और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज एन एंटी कन्वल्सेंट। एक्ट ही लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, एक्ट एज एन एंटी कन्वल्सेंट, मतलब जैसे पेट में ऐंठन होती है उसी को क्या कहते हैं, कन्वल्सन, मतलब जो ऐंठन होती है दर्द। ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है, एंटी कन्वल्सेंट। ठीक है, ओरली इट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट। ओरली इट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब जानते हो क्या होता है, बताओ। हाँ, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है,
फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉइजन को जब एंटीडोट टॉपिक आएगा तो डिटेल में बता देंगे, ठीक है। एंटीडोट अभी केवल इतना समझो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉइजन कि कैसे पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है, कैसी रिएक्शन होती है, तो वो सब एंटीडोट वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। अभी केवल इतना समझ लो। अगला पॉइंट क्या है हम लोगों का, एंटीडोट, ठीक है। बस हो गया, ठीक है, इतना लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला इसका स्टोरेज, क्या देखेंगे, स्टोरेज। तो इसका हम देखेंगे स्टोरेज, इसका कैसे इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज में आप क्या लिखेंगे, स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस वेल क्लोज्ड कंटेनर। तो क्या लिखोगे, कूल प्लेस, ठीक है, और वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसमें कोई दिक्कत। अब इस तरीके से एक कंपाउंड आपका कंप्लीट होता है, कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं केओलिन, क्या देखते हैं, केओलिन, ठीक है। तो अगला हमारा है क्या, केओलिन, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला, क्या लिखोगे, फॉर्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, ना Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O, 2H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेना, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं, ये क्या होता है, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। ये क्या होता है, हाइड्रेटेड मतलब वाटर जिसमें होता है, और एल्युमिनियम है ही एल्युमिनियम सिलिकेट्स, ठीक है, हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं, तो कायोलिन क्या है, हमें नेचर में मिलता है, ठीक है। तो इसको प्रिपरेशन लिखते हैं इसका, ठीक है। तो प्रिपरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे प्रिपरेशन में, फाउंड इन नेचर। हमें इसको केमिकली बनाने की ज़रूरत नहीं है, फाउंड इन नेचर में हमको मिलता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी वो मिक्स होती हैं। तो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती है, फेरिक ऑक्साइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्म इम्प्योरिटीज लिख लेना, इम्प्योरिटीज, इसके साथ कौन सी इम्प्योरिटीज जुड़ी होती है, तो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब हाँ Fe2O3, Fe2O3 ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, आयरन का, +3 है। जब +3 आयरन होता है तो फेरिक होता है, और जब +2 होता है तो फेरस होता है। तो फेरिक ऑक्साइड लिखा तो Fe2O3 -6 +3 आ जाएगा आयरन का, ठीक है। और अगली इम्प्योरिटी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, ठीक है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट तो MgCO3। इनकी इम्प्योरिटीज के साथ ये प्रेजेंट होता है नेचर में। तो इनको हम हटा देते हैं और हमें केओलिन मिल जाता है। और फार्मास्यूटिकल यूजेज के लिए हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, मिनरल एसिड से। किससे ट्रीट करते हैं, मतलब जब हम ओर निकालेंगे तो इसकी रिएक्शन कराएंगे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब जैसे H2SO4 HCl, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड से इनकी तो रिएक्शन कराएंगे, ट्रीट विथ मिनरल एसिड एंड वॉश विथ वाटर। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीट विथ मिनरल एसिड ओके, वॉश विथ वाटर, वॉश विथ वाटर। इनको ऐसे कर देंगे तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल यूज के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बस
इसके रिएक्शन लिखने की नहीं, रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अरे जिसकी दी गई है उसी की पहले याद हो जाए, एक्स्ट्रा पढ़ने की क्या जो, अब पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ानी हो तो हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन क्या मतलब है उसका। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है हमको, कितना हमें जानना है। कुछ लोग उतना भी नहीं जानते, वो बुक देख के ही समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन्हें आपका जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब तुम्हें ये नहीं पता कैथार्टिक्स क्या होते हैं, लग्जेटिव क्या होते हैं, एसिडिफायर्स क्या होते हैं, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हमें उतना पढ़ना जितना हमारे सिलेबस में है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि चलो प्रॉपर्टीज देखते, तो प्रॉपर्टीज में फिर क्या लिखोगे, बेसिक चीज़ें क्या लिखोगे, कलर, और फिर क्या लिखोगे, ऑर्डर, और फिर क्या हम लोग लिखते हैं, टेस्ट, और फिर सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो कलर क्या है इसका, वाइट, कलर वाइट होता है। कलर कैसा होता है, वाइट। कलर होगा इसका वाइट, ऑर्डर ऑर्डरलेस होगा, और टेस्ट टेस्टलेस, टेस्टलेस पाउडर, क्या होगा ये, टेस्टलेस पाउडर। और उसके बाद सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी कहाँ चेक करोगे इसकी, वाटर में, ठीक है। तो वाटर, ठीक, तो वाटर में पहले देखेंगे ना, तो वाटर में क्या होगा, और डाइल्यूट एसिड्स में। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या होगा, इनसॉल्युबल, दोनों में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, अगला, अब इसका यूज भी तो देखोगे। तो पहले स्टोरेज देखो, इसका क्या लिखोगे, स्टोरेज, तो स्टोरेज में क्या लिखोगे, हाँ, स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, अरे कुछ भी लिख दो, वेल क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला चलते हैं, अब इसका यूजेस, तो यूजेज में हम पहला यूज इसका लिखते हैं। तो पहला यूज क्या होता है, ये डिसेंट्री एंड डायरिया के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड डायरिया। डिसेंट्री, डिसेंट्री पड़ता है वही, उसमें इसमें भी फ्लूइड नेचर से क्या होता है कि स्टूल पास होता है, फ्लूइडिटी होती है, और इसमें कन्वल्सन भी होता है, मतलब पेट में दर्द भी ज़्यादा रहता है। और ये क्या होता है कि इसमें जब पेट में क्या होते हैं, कुछ वर्म्स बढ़ जाते हैं, तब ये डिसेंट्री, डिसेंट्री एंड डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग देख लेना, DIARRHOE, डायरिया, ठीक है, सही लिखना डायरिया की स्पेलिंग, डिसेंट्री एंड डायरिया। नंबर 2 क्या है, क्या यूज करते हैं इसका, इसमें बहुत सारा दिया है, ठीक है। चलो टेस्टिंग पाउडर में यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पर, टेस्टिंग पाउडर में, इन टेस्टिंग पाउडर्स, हाँ, नॉर्मली जो यूज किया जाता है, जिसमें कोई वो मेडिकेटेड नहीं होता है। और उसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, और कैथार्टिक्स के रूप में तो यूज ही किया जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है,
एज ए लक्जेटिव लिख दे रहे हैं, ठीक है, बस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद अगला कंपाउंड कौन सा है हमारा? अगला कंपाउंड है हमारा सोडियम आर्थोफॉस्फेट। सोडियम आर्थोफॉस्फेट। तो पहले हम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सोडियम आर्थोफॉस्फेट। हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। ठीक, तो फॉर्मूला इसका क्या लिखोगे? Na2HPO4। इसका फार्मूला क्या लिखा जाएगा? Na2HPO4.12H2O। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। अब इसका क्या लिखोगे? प्रिपरेशन। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, तो खुद से ही निकाल लोगे। प्रिपरेशन। तो पहला क्या है? H3PO4। H3PO4 की रिएक्शन कराते हैं किससे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, तो बन जाएगा HPO4 जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaHPO4 और प्लस क्या बन जाएगा? H2CO3। और तुम्हें पताए थे H2CO3 क्या करता है? तुरंत टूट जाता है H2O और CO2 में। बस, कोई दिक्कत? एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको भी कर लेना, जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलें, अगली रिएक्शन आगे करते हैं, ठीक है। तो अगली रिएक्शन हमारी क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन कराते हैं किससे? H2SO4 से। किससे? H2SO4 से, ठीक है। तो कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम, हाँ ठीक है, कैल्शियम आर्थोफॉस्फेट बन जाएगा। CaH2PO4 का होल ट्वाइस प्लस 2CaSO4 बनेगा। क्या बनेगा? CaSO4। ठीक है। अब इसमें दूसरे स्टेप में क्या होगी? इसकी रिएक्शन करा देंगे आगे किसी सोडियम वाले कंपाउंड से। कोई सोडियम हाइड्रोफॉस्फेट बनाना है हमें ना, तो सोडियम कार्बोनेट से करा देंगे। तो CaH2PO4 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से। तो फिर वही हो जाएगा, बन जाएगा तुम्हारा। फिर बनेगा Na2, जो मेन बनाना है हमें उसको पहले लिखेंगे, Na2HPO4 प्लस कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 और प्लस H2CO3। तो H2CO3 बाद में टूट जाएगा, पता ही है तुम्हें, H2 और CO2 में, ठीक है। तो ये तुम्हारा दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसके बाद इसकी क्या लिखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखते हो पता ही है तुम्हें? कलर, ऑर्डर और टेस्ट। सॉल्युबिलिटी अगले पेज पे लिखेंगे। तो टेस्ट, ठीक है। तो कलर कैसा है इसका? कलरलेस और ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। कलर कैसा है इसका? कलरलेस और आगे क्या लिखोगे? ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल।
और उसके बाद इसका ऑर्डर कैसा है बताओ? ऑर्डरलेस, ठीक है। ठीक है, टेस्ट तो इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। टेस्ट रहने दो, ठीक है, दिखा नहीं है। सॉल्ट है, हो सकता है ये सैलाइन कैटेगरी का हो, नहीं लिखा तो रहने दो, ठीक है। इसकी जगह एक पॉइंट लिख लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, स्टार मार के लिख दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्या रहेगा इसका? सो एक मिनट, इफरवेसेंट लिखा है, क्या लिखा है इसमें? इफरवेसेंट तो नहीं लिखा है ना? नहीं नहीं, इफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी लिखा है, तो इट सोज, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। इट सोज इफ्लोर, ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन टी, ठीक है, इफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी। मतलब ये एक तरह का पाउडर की फॉर्म में होगा, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल पाउडर होता है, ठीक है, जो किसके फॉर्म में होगा? क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। फार्मास्यूटिकल पाउडर विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, ये चीज़ है। तो सो इफ क्या लिखा है? इफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब इसकी हमें क्या लिखनी है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बचा है ना अभी? हाँ, तो इसकी हमें क्या पढ़नी है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी होगी? अल्कोहल। वाटर में क्या होगा? फ्रीली सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल इन या फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। और इसकी जो अल्कोहल में क्या होगा? ये इनसॉल्युबल होगा ना? अल्कोहल में क्या होगा? ये इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद इसके यूजेस। मेन क्या है? यूजेस। तो इसका यूज क्या है? पहला यूज बताओ। अरे देखो, कैथार्टिक्स पढ़ रहे हो, लग्जेटिव पढ़ रहे हो, तो उसकी तरह तो काम ही करेगा, ठीक है। यूज एज ए सैलाइन लग्जेटिव। यूज्ड एज ए सैलाइन लग्जेटिव। उसके बाद दूसरा यूज इसका क्या है? वही लिखा है, कैथार्टिक एजेंट, ठीक है, कैथार्टिक एजेंट के रूप में काम करता है। बस यही दोनों लिख लो। कितने कंपाउंड हो गए हमारे? 3 कंपाउंड कंप्लीट हो गए। इसमें कुछ विशेष रहता नहीं है, ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि लग्जेटिव के लिए, कैथार्टिक्स के लिए कौन कौन से कंपाउंड। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया हमारा, केओलिन हो गया, और सोडियम आर्थोफॉस्फेट। सोडियम आर्थोफॉस्फेट। अब एक लास्ट कंपाउंड और बचता है, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमारा कैथार्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा क्या बचा है? बेंटोनाइट। अगला टॉपिक है हमारा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट, पहले इसका क्या लिखोगे? फॉर्मूला। बेंटोनाइट का फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो इसका फॉर्मूला कितना है? फार्मूला बताओ। इसमें लिखा है
Al2O3 डॉट 4SiO2, 4Si सही से कर लेते हैं, 4SiO2 और क्या है डॉट H2O, एक ही H2O। मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे तो 549.07, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिपरेशन, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, हमें वही मिलता है ओर के रूप में, ठीक है। तो इसका भी कोई केमिकल प्रिपरेशन तो हमें लिखना नहीं है, तो जब ये नेचर में क्या है प्रेजेंट है, तो इसका क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो वही लिख दोगे, क्या प्रेजेंट इन नेचर, प्रेजेंट इन नेचर। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, जब इसको निकाला जाता है तो इसके साथ क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। तो इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, क्वार्ट्ज की होती है, क्वार्ट्ज जो एक सिलिका होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज। और क्या है फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, इनकी क्या होती है इम्प्योरिटीज होती है, इनकी क्या इम्प्योरिटीज के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। फेल्डस्पार कंपाउंड होता है K2O.Al2O3.6SiO2, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको जो नेचर से निकालते हैं उनको कहाँ करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसके कंपाउंड में, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट में, ठीक है। तो जो और है उसके एक्वस सोल्यूशन को, किसके सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन को, उसको मतलब पानी में डिजॉल्व करने के बाद उसमें कौन सा कंपाउंड मिला देते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसको हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये बन जाता है। तो प्रिपरेशन में इतना लिख देना, थोड़ा अपने मन से थोड़ा बढ़ा लेना। आगे हम लोग चलते हैं कहाँ पर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है पढ़ते हैं हम लोग, कलर, कलर, इसका ऑर्डर, और क्या पढ़ते हैं टेस्ट, और क्या पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होता है, कैसा, क्रीम कलर्ड, इसका कलर कैसा होगा, क्रीम कलर्ड। ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस। इसका टेस्ट कैसा होगा, अर्थी टाइप, मिट्टी की तरीके से होगा, मिट्टी जैसे होता है मिट्टी का टेस्ट वैसे होगा, अर्थी टेस्ट। और इसकी सॉल्युबिलिटी, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सीधे वाटर में ही लिख देना क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो वाटर में ये कंपाउंड कैसा होता है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्या यूजेस देख लेते हैं। स्टोरेज तो पता ही है, बेल क्लोज्ड कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है। तो यूज्ड एन इमल्सिफायर, पहला यूज इसका क्या लिखोगे, यूज्ड एज एन इमल्सिफायर। तो एक तो ये हो जाएगा, और एक देना क्या लिख देना, कैथार्टिक्स के रूप में, कैथार्टिक्स के रूप में, और एक दो अपना देख लेना, ठीक है, बुक से लिखा है। पॉपुलर फार्मास्यूटिकल एडिटिव होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं,
ठीक है। यूज एज ए बेस फॉर प्लास्टर एंड ऑइंटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑइंटमेंट बनाने में भी बेस के रूप में ये काम करते हैं। ठीक, तो इन सबको आप आसानी से देख लेना। 3-4 कंपाउंड हमने लग्जेटिव में पढ़ लिया है। पीछे इसका जो पिछला वीडियो इनका अच्छे से इंट्रोडक्शन है, इसमें उसके जो कंपाउंड हम यूज करते हैं लग्जेटिव के रूप में मेनली हमारे सिलेबस में जो है बी फार्मा के, उसको हमने देख लिया। ठीक, बस आज के लिए इतना करते हैं। बस।